नमस्कार दोस्तों। मैं रूपम गोयल, दिल्ली से। सबसे पहले मैं अपने अपने गुरुजनों को नमस्कार करना चाहती हूँ और मेरे इष्ट देव को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज यहाँ पर क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में आकर अपना सेशन दे रही हूँ। जो भी मुझे ज्ञान मिला है अपने गुरुओं के द्वारा, और उस ज्ञान को मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो ये क्रिस्टल हीलिंग टीम का बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर आने के लिए। तो अभी दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे रेकी के बारे में, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि रेकी हमारे जीवन में किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करती है, किस तरह से हमारी लाइफ बिल्कुल डे टू डे लाइफ में बदल जाती है। और जब हम रेकी का यूज करने लगते हैं, तो उस रेकी को यूज करके, रेकी क्या है, रेकी एक एनर्जीज है। और हमारा जो शरीर है वो किससे बना है, वो भी एनर्जी से बना हुआ है। ये यूनिवर्स है, वो भी एक एनर्जीज है। और जो भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, या जो भी इसमें यहाँ पर जो भी भौतिक वस्तुएं जितनी भी, सभी चीजें एनर्जी से बनी है। तो जो रेकी ऊर्जा है वो भी एक एनर्जी है। तो उस रेकी ऊर्जा को हम जब यूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारी लाइफ पूरे 360 डिग्री एंगल से बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि रेकी किस तरह से काम करती है। जैसे भी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा उसमें, कि जो रेकी है ना, हम उसको हमेशा हर समय, मतलब सुबह उठते हैं हम तो हम उसका यूज करते हैं। और हमारी लाइफ में जो भी चीजें घटित हो रही हैं, जो भी, उसको हम अच्छे से उसका अनुमान लगा सकते हैं। हमारी इंट्यूशन पावर्स जो है ना, वो जाग जाती हैं। जो हमें भगवान से गॉड गिफ्टेड चीजें मिली हैं, उसके बारे में हम जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, और अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी उससे पहले मैं आपको आज थोड़ा शेयर करना चाहूंगी रेकी की हिस्ट्री के बारे में, कि रेकी का इतिहास क्या है, वो कैसे आया, और किस तरह से वो हम लोगों के लाइफ में, हम उसको किस तरह से उसको अपना कर अपनी चीजों को, अपनी थिंकिंग पावर्स को, अपने थॉट पावर्स को चेंज करके, और सभी चीजों को अपने अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे रेकी है, रेकी की एक एनर्जीज है। जैसे मैं उसको बोलती हूँ शिवा शक्ति। शिवा शक्ति जो पूरे यूनिवर्स में कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। तो भगवान क्या, वो उसको रेकी नाम दिया गया है। जापानीज ने उसको रेकी नाम दिया है, क्योंकि जापान से ही आई है। हालांकि ये ऊर्जा हमारी ही दी हुई है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ही उस ऊर्जा को पूरे अपने लाइफ में यूज किया, अपने जीवन में उन्होंने इसको यूज किया, और इतनी अच्छी चीजों को उन्होंने आविष्कार किया इस ऊर्जा को यूज करके। तो लेकिन ये ऊर्जा समय के अकॉर्डिंग लुप्त हो गई, और हम लोग भूल गए। उसके बाद में अभी जब जापान में, यूएस में, चाइना में जब इस रेकी को यूज किया गया, तब हम लोगों ने इसको पहचाना। तो जो रेकी का इतिहास है, वो जो रेकी है, जिन्होंने इसको वापस से इंट्रोड्यूस कराया हम लोगों से, वो है डॉक्टर मकाओ उसुई। क्योंकि जो मकाओ उसुई है वो जापान के हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के हैं ये। और ये कॉलेज में कॉलेज में ये लेक्चरर थे, और ये बाइबल पढ़ाया करते थे क्रिश्चियन कॉलेज में। तो एक बार ऐसा कहा जाता है कि ये कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तो इनके जो स्टूडेंट्स हैं, ये बाइबल पढ़ाते थे। बाइबल में सारी पूरी आध्यात्मिक चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ गीता में है, ऐसे ही बाइबल में वो सभी चीजें लिखी हुई हैं। तो इनके जो विद्यार्थी थे, उन्होंने इनसे पूछा कि सर, आप ये सब आप बता रहे हैं हमें, तो क्या आप सत्य जानते हैं, क्या आप ईश्वर को मानते हैं जो इस बुक में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर आप ये बताइए कि जो इंसान है, जो मानव है, वो, उसमें लिखा है कि जो ईसा मसीह थे, वो इसको बहुत अच्छे से यूज करते थे, टच थेरेपी के द्वारा, स्पर्श चिकित्सा के द्वारा। तो क्या जो मानव है, क्या या हम लोग भी, या आप भी इस विद्या का अभ्यास हम लोग कर सकते हैं, और अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से हम इस जो रोगी हैं उनका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि विद्या है या नहीं है, या सिर्फ ये ईसा मसीह ही यूज कर सकते थे। तो अब जो मकाओ डॉक्टर मकाओ उसुई थे, वो बहुत आध्यात्मिक थे, और एक संत प्रवृत्ति के आत्मा थे। तो उनको ये सोचकर बहुत धक्का लगा कि वास्तव में मैं तो इसके बारे में जानता ही नहीं, और मैं वर्षों से इसको पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं तो इस विद्या के बारे में जानता ही नहीं, स्पर्श थेरेपी के बारे में।
तो उन्होंने अगले दिन ही उनको बहुत इसको रिग्रेट बहुत ज्यादा उनको फील हुआ, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और फिर वो ढूंढने गए इस विद्या को कि ये विद्या है कहाँ। तो जब वो इस विद्या को ढूंढने गए तो वो पाश्चात्य देशों में गए, वहां उन्हें कुछ मिला, कुछ थ्योरीज मिली, उन्होंने उसको पढ़ा और आध्यात्मिक ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन फिर भी जो उन्हें चाहिए था ना, वो उनको नहीं मिला। फिर वो वापस आए, अपने जापान में वापस आ गए। तो वो जापान में बौद्ध मठों में रहे, और बौद्ध मठों में रहे तो फिर वहां पर उनको बस ये जानकारी मिली कि जो गौतम बुद्ध थे ना, वो इसका यूज करते थे। तो उनको थोड़ा सा ना वहां से हिंट मिल गया। तो वो उसके बाद में फिर वापस फिर जो गौतम बुद्ध थे, वो जो उनका जन्म स्थान है वो वहां पर आए, उत्तर भारत में। वहां आकर उन्होंने इस चीज के बारे में काफी चीजें जाना। तिब्बत गए, वो तिब्बत में उन्होंने जाना, और वहां जाकर उन्होंने फिर, लेकिन जो सारे ग्रंथ थे ना संस्कृत में थे। तो कहते हैं कि वो वहां पर 5 साल रहे। 5 साल रहकर उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और उसका बहुत अच्छे से अध्ययन किया, फिर इन किताबों के बारे में पढ़ा। और फिर उनको तिब्बत में ही जो बौद्ध ग्रंथ है, उसी में एक उनको उल्लेख मिला कि लोटस सूत्रा के नाम से। जो लोटस सूत्रा है वो गौतम बुद्ध की ने ही बताया है, लोटस सूत्रा के बारे में। तो उनका थोड़ा वो समझ तो पाए, लेकिन ये जो गूढ़ रहस्य था वो अभी भी उनको नहीं समझ आ रहा था कि कैसे करें, क्या करें, क्योंकि ये विद्या कैसे मिले। अब वो वापस फिर अपना ये जब उन्होंने ये सब चीजें देखी, उनके अंदर बहुत उथल पुथल थी इस विद्या को जानने के लिए, स्पर्श थेरेपी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने जाना कि ये जो चीजें थी, इसको कुछ हम अलग से साधना करके अकेले बैठकर कुछ व्रत उपवास करके हम इसको जान सकते हैं। उनको ये समझ में तो आ गया था। तो वापस वो जापान आए। जापान जब वो आए तो वहां पर उनके मित्र थे रोबोट। उनसे उन्होंने सलाह मशवरा किया कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने भी उनको यही बोला कि आप थोड़ा ध्यान करो, साधना करो, तो शायद तुम्हें ये विद्या मिल जाए। तो उसके लिए फिर वो ध्यान साधना के लिए वो जापान में क्योटो शहर में से दूर है, 20 किलोमीटर दूर कुरियामा करके एक वो पहाड़ी है, वहां पर वो चले गए। और वहां पर झील के किनारे बिल्कुल चट्टानों पर बिल्कुल शांत भाव से बैठ गए, आंखें बंद करके। और उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। लेकिन अब वो उन्हें पता कैसे चलेगा कितने दिन बीत रहे हैं। तो उन्होंने वहां पर 21, क्योंकि वो 21 दिन की साधना के लिए गए थे, तो उन्होंने वहां पर अपने जब वो वहां पर साधना के लिए गए तो उन्हें यही समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे वो दिन की गिनती गिनेंगे वहां पर। तो उन्होंने किस पत्थर रख लिए, छोटे छोटे पत्थर, और वो वहां पर आके बंदर के बैठ गए। जब भी अगला दिन होता वो एक पत्थर नीचे लुढ़का देते, फिर अगला दिन बीतता फिर वो एक पत्थर लुढ़का देते। इस तरह से करते करते 20 दिन बीत गए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी नहीं। इतना सब उनको संकेत नहीं मिला। हाँ, लेकिन वो बहुत दुर्बल हो गए थे क्योंकि उन्होंने कुछ खाया नहीं था, और उनको प्यास भी बहुत लगी थी, भूख भी लगी थी। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि एक ही दिन शेष रह गया है, तो चलो एक दिन और साधना करते हैं, क्या पता कुछ पता चल जाए। तो वो फिर 21वां दिन था। अब तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके प्राण निकल ही जाएंगे, क्योंकि बॉडी में कुछ भी शेष नहीं था। तो उन्होंने कहा आज तो शायद मेरा आखिरी दिन है, उनको ऐसा महसूस हो रहा था। तो तभी क्या हुआ कि जब वो उनका 21वां दिन चल ही रहा था, लास्ट ही पैर था, रात्रि का तीसरा पैर था, तो उनको एक रोशनी नजर आई आकाश में। और वो रोशनी धीरे धीरे उनके पास आ गई। और जब रोशनी उनके पास आई ना, तो वो मतलब बहुत वीक हो चुके थे, दुर्बल हो चुके थे शरीर से। तो जैसे रोशनी उनके पास आई, उन्होंने कहा अब तो मैं गया, अब तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। और जैसे रोशनी उनके पास आई, उनके शरीर से टच होके वो थर्ड आई में उनके समा गई पूरे शरीर में। और उनकी एकदम आंखें बंद हो गई। उनको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ जैसे बुलबुले टाइप से इंद्रधनुषीय रंग उनके अंदर तैर रहे हैं, जैसे वो पूरे ब्रह्मांड में समा गए, वो और ब्रह्मांड पूरा एक हो गया, उनको ऐसा महसूस हुआ। फिर वो बहुत गहरी निद्रा में चले गए। और जब उनको होश आया तो दिन निकल चुका था, काफी देर हो चुकी थी। तो उनको थोड़ा ठीक सा भी लग रहा था। तो उन्होंने कहा अब तो 21 दिन पूरे हो गए, चलो आज वापस चलते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। जब वो नीचे आ रहे थे तेजी से पहाड़ी से उतरकर, अब यहाँ पर जो उनका चमत्कार हुए, एक के बाद एक जो चमत्कार उनके पास होने शुरू हुए। तो अब देखिए किस तरह से उन्होंने इस चीज को पहचाना कि किस तरह से स्पर्श चिकित्सा हमारी लाइफ में काम करती है। तो जब वो दौड़ कर नीचे आ रहे थे, तो रास्ते में जो पहाड़ी थी वहां पर पत्थर थे, उबड़ खाबड़ रास्ता था, और वो भागकर आ रहे थे। तो क्या हुआ कि उनका जो पैर था वो टकराया एक पहाड़ी से, और खून निकलने लगा अंगूठे में से, पैर के। जब पैर के अंगूठे में से खून निकला, बहुत दर्द हुआ उनके, तो वो बैठ गए वहां पर। और उन्होंने अपने दोनों हाथों से वो अंगूठा पकड़ लिया। और 2 मिनट बाद उन्होंने क्या देखा कि जो खून निकल रहा था वो गायब हो गया। और जो दर्द था पैर में, वो बिल्कुल भी कुछ भी दर्द नहीं था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसे हो गया, अभी 1 मिनट में तो खून था और अभी कुछ भी नहीं है।
चलो कोई बात नहीं, एक बार फर्स्ट उनका ये चमत्कार जो उन्होंने जो महसूस किया, ये उनका फर्स्ट था। उसके बाद में फिर वो नीचे आ रहे थे और नीचे आए। अब उनको भूख लग रही थी, उन्होंने सोचा कुछ खाया जाए, कि बहुत दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, भूख भी लग रही है। वो नीचे आए तो नीचे जैसे ढाबा टाइप में होता है ना, वो उस टाइप से था। तो उन्होंने ढाबे का जो मालिक था उससे कहा कि भाई मुझे खाने के लिए ले आओ। जब ढाबे के मालिक ने देखा कि यार ये तो तुम तो बहुत दुर्बल हो, ऐसे वैसे तुमने बहुत टाइम से कुछ खाया ही नहीं है, उन्होंने कहा तुम ना कुछ हल्का फुल्का खाओ, अभी आप हैवी मत खाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके पास जो भी है सब कुछ ले आओ, मैं सब कुछ खा लूंगा। उसने कहा ठीक है। उन्होंने देखा कि जो ढाबा मालिक था उसकी जो बेटी थी छोटी सी 5-6 साल की, वो रो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला कि ना मेरे दांत में दर्द है, इसलिए और मेरे को वो बहुत दांत ना बहुत दर्द कर रहा है, मैं इसलिए इसलिए मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा इधर आओ, क्योंकि उन्होंने अपना एक देख लिया था कि किस तरह से चमत्कार हुआ मेरे साथ में। उन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं, हो सकता है ये भी ठीक हो जाए। जब मैं ठीक हुआ, मेरा दर्द चला गया, हो सकता है इसका भी दर्द चला जाए। तो उन्होंने बड़े प्यार से उसको बुलाया और उन्होंने कहा ठीक है बेटा मुझे दिखाओ। और उन्होंने उसके उनके हाथ पर ऐसे हाथ रखा, और 2 मिनट बाद उसका दर्द गायब हो गया, और वो जो लड़की जो रोती हुई उनके पास आई थी, हंसते हुए वापस चली गई। तो ये उनका सेकंड चमत्कार था। तो इस तरह से एक के बाद एक उनके पास आज चमत्कार होने शुरू हुए, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, फील हुआ कि वास्तव में इस पर चिकित्सा, अब वो थोड़ा थोड़ा जानने लगे थे इसके बारे में। अब धीरे धीरे जब फिर उन्होंने ना सिखाना शुरू किया लोगों को, जैसे उन्होंने 4-5, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में ना बहुत थोड़े लोगों को सिखाया, जैसे 5-10-15-20 लोगों को। तो वो क्या करते थे कि उनको ही लगता था कि मैं मानवता के लिए कुछ काम करूं, कल्याण करूं मैं मानवता का, कि लोग इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, तो क्यों ना इनका कुछ काम किया जाए इनके लिए। तो उन्होंने लोगों को बुलाया, उनको रेकी हीलिंग देनी शुरू की। जो लोग भीख मांग रहे थे, जैसे कोई बहुत परेशान है, कोई दुखी है, किसी के हाथों में दर्द है, या किसी की आंखों में आंखें नहीं है, किसी की किसी कान में दर्द है, किसी के पूरी बॉडी में या कहीं भी कुछ भी दर्द है, कुछ पीड़ा है, तो वो उसको उनको बुलाते, उनको रेकी हीलिंग देते, और उनको बोलते कि भाई अब आप काम करो, कुछ उनको किसी नौकरी पर लगवा देते। लेकिन उन्होंने कुछ टाइम बाद देखा कि जो ये वो लोग जिनकी हीलिंग कर रहे हैं, वही चेहरे वापस घूम घूम के उनके पास आ रहे हैं हीलिंग कराने के लिए। और जो लोग भीख मांग रहे थे वो वापस भीख मांग रहे हैं। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई ये सब कैसे, कि मैं तो उनका उद्धार करना चाहता हूँ कि ये सब ठीक हो जाए, लेकिन शायद ये लोग खुद से अपना उद्धार करना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने थॉट पावर्स पे काम करना। रेकी तो काम कर रही है, बट रेकी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए काम करेगी अगर आप खुद के ऊपर काम करना नहीं चाहते। तो अब उनको ये चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसे लोगों को देना बेकार है, कि जो लोग नहीं चाहते किसी जरूरतमंद को ये प्यासे, मतलब उनका ये था कि किसी प्यासे को ही पानी पिलाया जाए, मतलब जिसको इसकी जरूरत है, जिसको रेकी की जरूरत लगती है, जो मेरे पास आए कि मुझे चाहिए, मैं उसको ही रेकी दूंगा। इस तरह से करते करते फिर धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने हीलिंग देनी शुरू की। और जो उनके 5-10 लोग जो थे, उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे थे, जो उन्होंने मास्टर्स तैयार किए थे, वो लोग हीलिंग दे रहे थे। तब उनको समझ में आया कि ये जो मास हीलिंग है, ये एक बड़े लेवल पर देनी होगी, छोटे लेवल पर ये नहीं चलेगी। 5-10-15-20 लोगों से काम नहीं चलेगा, ये तो एक मुझे वर्ल्ड वाइड रूप में काम करना पड़ेगा, तभी हम इसको हील कर पाएंगे लोगों को। तब उन्होंने इसके रेकी चैनल्स उन्होंने बड़ा करना शुरू किया, वर्ल्ड वाइड रूप से उन्होंने काम करना शुरू किया। और फिर उन्होंने क्या क्या रेकी ग्रैंड मास्टर तैयार किए, और रेकी के चैनल्स बनाने शुरू किए। फिर उससे एक एक ने दूसरे को सिखाया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस तरह से करके जो रेकी की रिक्वायरमेंट से उसको पूरा किया। तो इस तरह से रेकी उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाना शुरू किया। तो जो रेकी है ना, वो एक मास्टर ही सिखा सकता है। अगर आप सोचोगे कि मैं किसी बुक में पढ़ के, या बुक में से मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, या मैंने इसके बारे में पूरी बुक पढ़ ली, फिर मैं समझ जाऊंगा, तो वो आप नहीं समझ सकते। इसके लिए एक प्रॉपर मास्टर की जरूरत है जो आपको अटेनमेंट दे। और उसके बाद फिर आपको 21 दिन का मेडिटेशन दिया जाता है। आपको 21 दिन की मेडिटेशन करना है, 21 दिन की साधना करनी है। और फिर उसके बाद क्या होगा, 3 सप्ताह आपको लगेंगे। ठीक है, 3 सप्ताह के भीतर क्या होगा, जब आप मेडिटेशन आप लोग करेंगे, ध्यान करेंगे, अपनी सांसों के साथ रहेंगे, अपने पूरे जो आपके पूरे बॉडी है उसके साथ आप खुद को महसूस करेंगे, तो जो आपके अंदर जितने भी रोग छिपे हुए हैं, जितने व्याधि है, रोग है, जो पुराने से पुराना रोग है, वो सब बाहर आ जाते हैं उससे। और जो पुरानी दवाइयां हैं या चोट है, जो भी हम दवाई लेने से दबा देते हैं, वो धीरे धीरे वो भी बाहर निकल आती हैं, और वो ठीक हो जाती, हील हो जाती हैं वो चीजें भी।
तो इसके लिए हमें करना क्या है, अपने मतलब मेन, जैसे अभी हमने लास्ट टाइम बात की थी रेकी के प्रिंसिपल्स, उन्होंने डॉक्टर मकाउस उन्हें रेकी के प्रिंसिपल्स दिए। प्रिंसिपल्स इसलिए हैं क्योंकि एक ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर हम रेकी नहीं भी सीखे, रेकी हीलर हैं हम नहीं है, लेकिन अगर हम इन चीजों को अपनाते हैं तो वास्तव में हमारी लाइफ खुद ही बदल जाएगी। हम चाहें या ना चाहें, हमारी लाइफ खुद ही से ही बदलना शुरू हो जाएगी, और वो इस तरह से बदलेगी कि हम भी आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे अपने आप सब कुछ कैसे चेंज हो रहा है, और वो चीजें हमारे साथ हो रही जो हम चाहते हैं। तो इसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, कि मुझे गुस्सा नहीं करना, है ना। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने कहा था फर्स्ट टाइम कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है मुझे गुस्सा नहीं करना। देखो अभी अगर हम लोग सोचेंगे ना कि मैं जिंदगी भर गुस्सा नहीं करूंगी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, गुस्सा तो आ ही जाता है किसी न किसी बात के ऊपर। और हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो गृहस्थी में कुछ ना कुछ इस तरह से घटित हो जाता है, गुस्सा तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मैं सोचूं कि आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगी, ठीक है, मैं सुबह सोकर उठी और मैंने सबसे पहले ये सोचा कि आज कुछ भी हो जाए मैं गुस्सा नहीं करूंगी, तो आप देखिए पूरे दिन गुस्सा नहीं आएगा। गुस्से वाली कुछ भी बात हो जाए, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगी क्योंकि मैंने सोच लिया, आज मैंने संकल्प ले लिया कि मैं आज गुस्सा नहीं करूंगी, तो गुस्सा नहीं आएगा। इसी तरह से मैंने आज सुबह उठकर सोचा कि मैं चिंता नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप किसी को बोलो ना भाई चिंता नहीं करनी, गुस्सा मत क्या करो, गुस्सा अच्छा नहीं होता, तो कहते हैं गुस्सा आ जाता है। गुस्सा हम करते नहीं, गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे ही अगर हम कह रहे कि चिंता मत क्या करो, तो क्या कहते हैं कि भाई चिंता तो होती है, घर परिवार में रह के चिंता क्यों ना करें हम, चिंता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, चिंता के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो अगर हम ये सोचे कि हमें चिंता नहीं करनी, आज के दिन हम वरी नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए, तो हमें क्या करना है, अपना थिंकिंग प्रोसेस बदलना है, अपना थॉट पावर बदलना है। क्योंकि क्या है कि देखो, जो हम लोगों ने शुरू से बचपन से हम देखते आए हैं, हमें लगता है कि वो सब कुछ सही है और वैसे ही घटित होना है। जो हम अपने आसपास एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, चाहे वो सही है या गलत है, हम उसको अपना लेते हैं कि भाई ऐसा होना ही होना है। तो हम क्या करते हैं, चिंता चिंता में रहते हैं सारा दिन, बस चिंता चिंता चिंता। तो अब इसके लिए देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप किस तरह से अपने थॉट पावर्स को चेंज कर सकते हो। जैसे एक घोड़ा, जैसे एक अस्तबल था, अस्तबल में मास्टर 10 घोड़े थे। तो जो उनके मास्टर होते हैं, वो अपने शाम हो जाती है तो वो अपने जो उनका सर्वेंट था उनसे कहते हैं कि भाई ऐसे करो, घोड़ों को बांध दो। तो वो जो सर्वेंट होते हैं उनके, वो अपना घोड़े जो है ना बांधना शुरू करते सबको। रस्सी घुमाया और खूंटे से टांग दिया, रस्सी घुमाया और खूंटे पे बांध दिया, 9 घोड़े बांध गए। तब वो कहते हैं कि सर इसमें से एक रस्सी तो कम रह गई, अब कैसे बांधू इसको। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, इसको रस्सी नहीं है ना, इसको बस वहीं खड़ा कर दो जहां इसको आपको खड़ा करना है, और रस्सी सोचो कि इसको ऐसे दिखाओ कि रस्सी है हाथ में, और बस ऐसे ऐसे 4 बार करो और खूंटे में बांध दो। तो उसने कहा सर लेकिन रस्सी तो नहीं है, मैं फिर कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने कोई बात नहीं, इसने अभी 9 घोड़ों को ऐसे होते हुए देखा है, जो 9 घोड़े थे तुमने भी बांधे है ना, इसको पता है कि मेरे साथ भी ऐसे होने वाला है सेम, तो इसलिए तुम इसको ऐसे ऐसे ही करो। उसने कहा ठीक है। उसने अपना उसको वहीं जाके खड़ा किया, उसको ऐसे रस्सी लपेटी और खूंटे से बांध दिया, ऐसी नकली उसमें कि भाई मैं बांध रहा हूँ इसको, बांध के और वो अपना चला गया। रात को घोड़ा आराम से खड़ा रहा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे भी बंधना है, सब लोग बंधे हैं मुझे भी बंधना है, वो भी अपना खड़ा हो गया ऐसे ही। अगले दिन हुआ, उन्होंने उसने क्या किया, जो उनका सर्वेंट था, 9 जो उनके घोड़े थे उनको खोल दिया, चढ़ने चले गए सब लोग, एक रह गया। अब वो अपने पूछता है अपने मास्टर से कि सर 9 तो चलेगा, ये घोड़ा तो जा ही नहीं रहा, क्या हुआ इसको। तो उन्होंने कहा अरे रस्सी तो खोल इसकी। तो कहते रस्सी मैं तो बांधी नहीं, कह रहे बांधी नहीं थी ऐसे करके, तो ये सोचा मुझे रस्सी बंधी हुई है मेरी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है, तो फिर उन्होंने वापस वो रस्सी खोली उसकी, और फिर वो घोड़ा को समझ में आया कि हाँ ठीक है मेरी रस्सी खुल गई है और अब मुझे भी जाना है। तो सेम ऐसे ही हमारे साथ होता है, हमें टेंशन नहीं लेनी। टेंशन क्यों ना ले, क्योंकि हम बचपन से देखा टेंशन लेते हैं, अपने मम्मी पापा को देखा हमने, अपने आसपास के अपनी फैमिलीज में देखा, अपने रिलेशन रिलेटिव्स को देखा हमने। तो वही चीज है कि हम क्यों ना टेंशन लें, टेंशन तो हमें लेनी ही है। तो अब इस तरह से करके हमारा जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट कर लेता है कि टेंशन लेनी है, हमें गुस्सा करना है। लेकिन जब हमने सुबह उठकर सोचा कि मुझे टेंशन नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं टेंशन नहीं लूंगी, जो हो रहा है होने दो, बस साक्षी भाव से उसको देखती रहूंगी, कोई भी उसका प्रतिक्रिया नहीं करूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है जो हो रहा है होने दो। इसी तरह से जब ये चीजें हम लोग रोज सुबह उठकर सोचेंगे, तो धीरे धीरे चिंता हमारे अंदर से गायब हो जाएगी, चिंता होगी ही नहीं।
तो इसी तरह से जो थर्ड है वो है ईमानदारी, कि आज मैं जो भी काम मुझे मिला है मैं ईमानदारी से करूंगी। मतलब अब जो काम हमें दिया जा रहा है, हमारी पसंद है नापसंद है, छोटा है बड़ा है, लेकिन हम क्या करते हैं, बस आधे अधूरे मन से करते हैं। लेकिन अगर हम ये सुबह उठकर सोचें कि जो भी काम मुझे मिला है, मुझे सेवा मिली है और मैं निष्काम भाव से सेवा को करूंगी, तो आप देखिए वो जो काम है कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाता है और सबको पसंद भी आता है। इसी तरह से करके जो हमारा जो माइंड है ना, हमें अपने माइंड को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, ये बहुत पावरफुल है। ऐसे ही अगर आप अपने माइंड में कोई सोचो कि बीमारी मुझे आनी है, तो बीमारी तो आके ही रहेगी ना। जैसे अभी जैसे कोरोना था, अभी लोगों ने देखा कि कोरोना हो रहा है, तो कोरोना क्यों हो रहा है, उसको कोरोना हुआ था, उसको भी हुआ था, तो अगर आपको नहीं भी होना तो आपको भी कोरोना हो ही जाएगा। ऐसे कोल्ड हो रहा है आजकल, सबको कोल्ड हो रहा है, तो मुझे भी कोल्ड हो रहा है, क्योंकि ये तो मौसम में चल रही बीमारी, वायरल है। तो अगर जब हमने अपने मन में सबकॉन्शियस माइंड हमने बिठा लिया कि मुझे बीमारी हो जाएगी, क्योंकि सबको हो रही है मुझे भी हो जाएगी, तो वो वापस वो वास्तव में हो जाएगी। अगर आप सोचोगे ना, तो बीमारी वास्तव में हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपने जो माइंड है, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है। और अपना आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उससे ज्यादा स्ट्रांग कुछ भी नहीं है। आप जो उसको मैसेज दोगे, वो उस मैसेज मैसेज को वैसे ही वो काम करेगा। क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सही गलत की पहचान करता है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको सही गलत की पहचान करनी आती ही नहीं। वो एक छोटे बच्चे की तरह है कि जो आप उसको काम दोगे, वो उस काम को कंप्लीट कर लेगा। आप इस तरह से आप इसको ऐसे सोचो कि जैसे कि जैसे आप कोई बहुत आपका मन बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, या फिर आप बीमार है, या फिर आपको कुछ डिप्रेशन है, किसी चीज के बारे में बहुत वरी आप कर रहे हो, तो आप रात को सो जाओ, और जब आप सुबह उठते हो ना, तो बहुत रिलैक्स फील होता है, कि जैसे कि बहुत आराम, बिल्कुल बॉडी बहुत रिलीफ महसूस करती है, कि जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं। तो वो क्या होता है, क्योंकि रात को हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्क करने लगता है, और सब चीजों को देख रहे सब चीजों को वो हील कर देता है। तो इस तरह से करके हम सुबह बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम इस तरह से करके, फिर एक क्या है ग्रेटिट्यूड, लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको कि ग्रेटिट्यूड में हम हर चीज में रहते हैं। ग्रेटिट्यूड मीन्स क्या है, आप जैसे कोई भी चीज आपके पास है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। जैसे कि सपोज आप पानी ही पी रहे हो, ठीक है, तो पानी को आप ग्रेटिट्यूड करके पियो, उसको बहुत अच्छे से उसको एनर्जीज दो, और उसको बहुत प्यार से बोलो, तो उसकी जो आपकी वाइब्रेशन है वो पानी उस पानी में चली जाएंगी, और जिस भाव से आप पानी पियोगे वही आपकी बॉडी में जाएगा। इसको देखो ऐसे समझते हैं, जैसे लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, है ना, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, यमुना स्नान के लिए जा रहे हैं, या कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं, या सल्फर स्नान के लिए जा रहे हैं, तो किसी भी स्नान के लिए जा रहे हैं, पानी तो वही है, H2O, है ना। पानी में क्या फर्क है, मेरे घर में भी H2O आता है, आपके घर में भी H2O आता है, या जो गंगा जी में जा रहे हैं वो भी H2O है, उससे फर्क क्या है। लेकिन जो फर्क है वो क्या, वाइब्रेशन। जो हम गंगा जी में नहाने जा रहे हैं या कुंभ स्नान में जा रहे हैं, वो हम बड़े स्पिरिचुअल माइंड से, बड़े धार्मिक मन से जा रहे हैं, कि भाई हमारे शरीर की बीमारियां दूर हो जाएंगी, हम बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे, हम बड़े अच्छे से इस तरह से मन से जा रहे हैं। तो हमें यही फील होता है कि इस तरह से हो रहा है वास्तव में। तो इसी तरह से ही अगर हम पानी को चार्ज करके पी रहे हैं, तो पानी में क्या वो वाइब्रेशन आएंगी हमारी, ग्रेटिट्यूड वाली, प्यार वाली, स्नेह वाली, करुणा वाली, तो वो पानी जादुई बन जाएगा। और फिर देखिए आप उस जादुई पानी का असर, पूरे दिन आप पूरे एनर्जी से पूरे भरे रहेंगे। आप जो पानी है, आप उसको, जो आपके पास घर में जो पानी का जो भी बर्तन है, आप उसको चार्ज कर सकते हो अच्छे से। और जो पानी का मटका है आप उसको चार्ज कर सकते हो। आप जो खाना खा रहे हो, आपको लगता है कि खाना खाकर मैं बीमार पड़ जाऊंगा, ये खाना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप उस खाने को भी चार्ज कर सकते हो, उस खाने को आप जादुई बना सकते हो। ऐसे ही आपके घर में प्लांट्स हैं, प्लांट्स को आप हील कर सकते हो। तो अब जैसे बहुत से लोग के घरों में कहते हैं कि तुलसा जी नहीं लगती मेरे घर में, तुलसा जी खराब हो जाती है, या खुद तुलसा जी मेरे घर में टिकती ही नहीं, मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरे घर में तुलसा जी नहीं टिकती। तो उसका क्या रीजन है, एक तो क्या है कि आप उसको तुलसा जी में आप जल चढ़ा रहे हो, आपके मन में क्या पता क्या थिंकिंग चल रही है। कई बार आप घर में आपके कुछ भी घर में काम पड़ा है इतना सारा, लेकिन आप पानी चढ़ा रहे हो, मन में तो आपके वो सब कुछ चल रहा है, जल आप तुलसा जी को दे रहे हो। या आप गुस्सा हो रहे हो, लेकिन तुलसा जी में पानी डाल रहे हो, है ना। या घर का आपका वातावरण अच्छा नहीं है, तो वो क्या हो रहा है, तुलसा जिसके के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है। अगर आपके घर का वातावरण अच्छा है, आप बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल रिलैक्स होकर, बहुत सच्चे मन से कि भाई मैं
पानी दे रही हूँ, जो तुलसा जी मैं अर्घ दे रही हूँ, तो वो क्या होगा, तुलसा जी सूखेंगी ही नहीं, पहली बात तो। सेकंड ये है कि आप, अगर आपको रेकी हीलिंग आती है तो आप हील कीजिए अपने तुलसा जी को। जब आप हील करेंगे तो देखिए तुलसा जी कितने अच्छे से खिलेंगी, कितनी अच्छी एनर्जीज, उनकी एनर्जी पावर्स बढ़ जाएगी। ऐसे आप अपने बच्चों को हील कर सकते हो। बच्चों को मान लो पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप उनके थर्ड आई को हील करो। थर्ड आई में आप उसको उनको उसको मैसेज डालो कि बेटा तेरे को पढ़ना है, पढ़ने में मन लग रहा है तेरा। आप उसको बहुत अच्छे से मैसेजेस दोगे कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, तो बहुत अच्छे से बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है, ये तेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है। आप इस तरह से अच्छे अच्छे मैसेज दीजिए बच्चे को अपने, तो मैसेज बच्चे के पास जाएंगे और वो बच्चा आराम से पढ़ाई करेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आप उसकी टेबल को चार्ज कर दो, उसकी बुक्स को आप चार्ज कर दो, उसके रूम को आप चार्ज कर दो। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों के द्वारा आप रेकी को यूज करके बिल्कुल घर का माहौल ही आप बदल सकते हो। आपका बच्चा अगर कहीं जॉब पे जा रहा है, इंटरव्यू है उसका, तो आप इंटरव्यू के लिए आप उसके फ्यूचर के लिए आप उसको हीलिंग दे सकते हो कि वो जहां भी इंटरव्यू के लिए जाए वहां पर वो आप उसको हीलिंग भेज दो। तो देखो बच्चे कितना अच्छा उसका इफेक्ट आता है। तो इस तरह से जो रेकी है वो बहुत अच्छे से हमारी लाइफ में असर डालती है। अब रेकी का ना थोड़ा सा आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि रेकी किस तरह से हम उसको महसूस कर सकते हैं, रेकी किस तरह से हमारी लाइफ में वर्क करती है ना। क्योंकि अभी तो हमने सब बातें की हैं, लेकिन वो जो स्पर्श चिकित्सा थी, जिसके लिए वो मकाऊ सुई गए थे ढूंढने के लिए, जापान में उन्होंने कितना साधना की, मेहनत की, तो हम उसको कैसे उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो अब हम उसके लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर और थोड़ी बातें करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से, शांत मन से, बिल्कुल मन में कोई आपके थॉट पावर नहीं, कुछ भी नहीं। बस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बस आंखें बंद कीजिए और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। देखिए आपकी जो ब्रीथिंग है, सिस्टम है, वो देखिए आपका कैसे चल रहा है। थोड़ा सांसों पे ध्यान दीजिए, सांसों का आना, सांसों का जाना, सांसों का आना, सांसों का जाना। ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट, ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट। इससे क्या होगा, आप खुद से जुड़ जाएंगे। जो भी आप आसपास से चीजें जुड़े हैं ना, वहां से आप कट करके खुद से जुड़ेंगे। और उसके बाद क्या करना है, हाथों को रब करना है ऐसे जोर जोर से। अब देखिए हाथों में गर्मी आ रही है, और अब हाथों को ऐसे खो लेना है। ठीक है, अब आपको सिर्फ अपने हाथों पर ध्यान नहीं देना है, मुझे नहीं देखना, अपने हाथों को महसूस करना है आपको। आप हो सकता है आप आइज क्लोज करके भी कर सकते हो। देखो हाथों को थोड़ा पास लेकर आओ, फिर दूर लेके जाओ, थोड़ा और पास, थोड़ा और दूर, थोड़ा और पास। देखो थोड़ा कंपन हो रहा है हाथ में, कुछ एनर्जी सी फील हो रही है, कोई प्रेशर सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ हाथों को धकेल रहा है, कोई चीज पास में धकेल रही है, कुछ दूर लेके जा रही है, कुछ पास लेके आ रही है। देखिए एनर्जी फील्ड आप, और जहां पर भी आपको वो अच्छे से दोनों हाथों में वाइब्रेशन फील हो, वहीं आप मुट्ठी बंद कीजिए और नीचे कर लीजिए हाथ। अब बताइए आपको फील हुई है ऊर्जा, हाथों में आपने फील की ऊर्जा। और अगर नहीं की, आप इसको दोबारा कीजिए, तीसरी बार कीजिए, चौथी बार कीजिए, क्योंकि ये ऊर्जा तो हर किसी के पास है, हर कोई इसको इसको महसूस कर सकता है। इसी तरह से ही अगर आपके इसी तरह से आप इसको जो हमारी ऑरा है उसको आप देख भी सकते हैं। ऑरा क्या है, जो हमारे जो शरीर है, बॉडी है, सेम इसके जैसी ही आसपास बिल्कुल सेम ऐसी आकृति होती है, हर किसी की होती है ये, भौतिक चीजों की भी और जो भौतिक नहीं है, निर्जीव चीजों की भी और जीवित चीजों की भी, सभी की ऑरा होती है। तो आप इस जो ऑरा है ना, अगर ये जिसकी जितनी अच्छी होती है, वो इंसान उतना ही अच्छा, उसका चेहरा चमकदार होगा, उसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग होगी, उसका बोलने का तरीका उतना अच्छा होगा, और वो हमेशा खिला खिला सा, बहुत अच्छा सा, आनंद में डूबा रहने वाला, इस तरह का इंसान रहेगा, जिसकी भी और अच्छी है। जैसे आप कहते हैं ना किसी को, अरे आज तो बड़े डल डल से लग रहे हो, क्या बात है, आज क्या, आज ऐसा फील क्यों हो रहा है आपको, बड़े दुखी दुखी से लग रहे हो, बहुत उदास लग रहे हो। तो इसका मतलब उनकी जो ऊर्जा जो है ना, उनकी जो एनर्जी फोर्स है, उसमें कुछ उनकी प्रॉब्लम है, उनके अंदर कुछ चल रहा है। तो इस तरह से करके हम उसको कर सकते हैं। जैसे देखो हम एक और करते हैं। आप इसी को हाथों को रब कीजिए, और अपने सिर के पास ले आइए, थोड़ा दूर लेके जाइए, थोड़ा पास लेके आइए। देखो आपको ऊर्जा का दबाव महसूस होगा।
सिर के आसपास। और जहां भी आपको इसका एनर्जी फील्ड आपको महसूस हो, क्योंकि जहां भी अगर आपके सिर में अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि एनर्जी फील नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा कीजिए। जैसे मेरे को यहाँ पर फील हो रही है, आप इसको देखिए, आपको ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है, कैसी फीलिंग आ रही है आपको, या आपको कुछ भी नहीं लग रहा। अगर आपके सिर में कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कोई स्वेलिंग है, तो देखो आपका हाथ दूर नहीं होगा, वो बिल्कुल टच करेगा हाथ से ऐसे। जैसे मेरा तो अभी यहाँ पर आ रहा है, मुझे यहाँ फील हो रही है, अपनी एनर्जी फील्ड यहाँ है मेरा। जैसे अगर आपका है, अगर आपको फील हो रहा है, अगर वो बहुत अंदर अंदर जा रहा है, जिस जो भी पोर्शन, ये वाला राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जो भी जैसे जा रहा है, इसका मतलब आपके कुछ प्रॉब्लम है, कोई स्वेलिंग है आपके बॉडी में, लेफ्ट साइड या राइट साइड। अगर कोई भी चीज अंदर जा रही है, मतलब ऊर्जा, इसका एनर्जी फील्ड बहुत कम है ना, कोई स्वेलिंग है या फिर यहाँ कोई पेन है, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप इस तरह से इसको फील कर सकते हो। अगर ये हाथ बिल्कुल अंदर जा रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई पेन है, कोई स्वेलिंग है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो ऊर्जा को। आप इस तरह से इसको स्कैन भी कर सकते हो। जहां भी आपका एनर्जी फील्ड कम होगा, ये जो आपके जो एनर्जी है वो वहीं रुक जाएगी, फिर वो एनर्जी आपको फील ही नहीं होगी। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में खुद को चेक कर सकते हो कि हमारा एनर्जी फील्ड कहाँ है, कहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें जब आप एक रेकी मास्टर से आप इसका अटेंडमेंट ले लेते हो, तो आप खुद एक रेकी हीलर बन जाते हो। तो इसके द्वारा आप खुद का अपना इलाज अच्छे से कर सकते हो। जो आपकी चिंता है, फिक्र है, एंजाइटी है ना, इतना गुस्सा गुस्सा आ जाता है, उन सब चीजों पे आप वर्क कर सकते हो। और ये वर्क कैसे होता है, जो रेकी हीलिंग है वो किस पे काम करती है, हमारे 7 चक्रास पर काम करती है, जो हमारी बॉडी में है 7 चक्रास। और ये जो चक्रास हैं, ये अलग अलग चीजों के लिए काम करते हैं। जैसे 7 चक्रास हैं, जो नीचे के 3 चक्रास हैं वो हमारे होते हैं अर्थ एलिमेंट, और जो ऊपर के 3 चक्रास हैं वो होते हैं आकार, मतलब अर्थ एलिमेंट, सोल 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 पर्पज से भी आप समझ सकते, सोल एलिमेंट्स करके भी आप इसको समझ सकते हो कि ये नीचे, ये आकाश तत्व को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं और ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब तक हम नीचे के 3, जो हमारे 3 चक्रास हैं, जब हम इन इन तीनों में फंसे रहते हैं, तो हम अर्थ से चिपके रहते हैं, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। हम सिर्फ इन्हीं चीजों, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, हमारे पास अच्छा घर है, मकान है, अच्छा स्वास्थ्य है हमारे पास में, और अब क्या करनी है, हमें सेवा करनी है। अब हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो हम हमारी जो ऊर्जा है ऊपर के, जो ऊपर के 3 चक्रास है, इसमें सफर करती है। तो इस तरह से जो रेकी ऊर्जा है, ये हमारे 7 चक्रास के थ्रू हमारी बॉडी पार्ट्स को ठीक करती है, चक्रास को बैलेंस करती है। क्योंकि चक्रास बैलेंस होंगे तो लाइफ खुद ही अच्छी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी, हम हर चीज को समझने लगेंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, हमारी थिंकिंग पावर्स हमारी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि देखो, जैसे जो ऑरा है, उसको हम कैसे जान सकते हैं कि किसका ऑरा कितना होना चाहिए। जैसे कोई साधारण व्यक्ति है, ठीक है, ऑर्डिनरी मैन है, उनका ऑरा कितना होता है, 10 से 15 फीट का होता है उनका ऑरा। और जो एक अच्छे, जो हेल्दी हेल्दी जो बॉडी वाला एक आदमी है, एक इंसान है, उसका जो ऑरा होता है वो होता है 15 से 30 फीट। और जब जो लोग ध्यान करते हैं, जो ध्यानी होते हैं, उनका जो ऑरा होता है वो 50 किलोमीटर होता है या उससे ज्यादा होता है, ठीक है। और जो लोग हमारे यहाँ जैसे महात्मा बुद्ध है या ईसा मसीह है, उनका जो ऑरा है वो होता है 300 किलोमीटर के करीब। तो उनका ऑरा इतना फैलाव इतना अच्छा होता है। तो आप इस तरह से अपनी, जैसे आपने देखे हो कि मेरे पीछे पिक्चर है, पीछे पिक्चर का जो सर्कल सर्कल आ रहा है ना, ये गोल 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 गोल, तो ये हमारी एक तरह से ऑरा है। इस तरह से हमारे ऑरा का फैलाव बढ़ता जाता है, जब हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में अच्छी होती है, हमारे चैनल्स अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे चक्रास अच्छे से काम कर रहे हैं, हम पूरी तरह से, हमारे जो थॉट पावर्स है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ऊर्जा का फैलाव अच्छा होता चला जाता है। और हम खुद ही अच्छे से अपने को भी हम हील करते हैं, और अपने जो समाज है, अपने समाज है, हमारा जो देश है, हमारा शहर है, हमारा यूनिवर्स है, हम सभी को अच्छे से हील करते हैं। तो इस तरह से हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, खुद पे वर्क करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम दूसरे पे वर्क करें, चलो आज हम हीलिंग सीख ली हमने, चलो दूसरे पे काम करते हैं, दूसरे को हील करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें खुद पे वर्क करना है,
क्योंकि अगर हम खुद स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम दूसरों को कैसे हील करेंगे। तो जब हीलिंग सीख लेते हैं तो फिर क्या होता है, हमें क्या लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, हम इस तरह से फीलिंग आने लगती है। लेकिन याद रखिए, हमें अहंकार में नहीं रहना। हमें सिर्फ इसे फील करने के बाद पावरफुल हूँ, मतलब अब मेरे पर कोई जादू टोना नहीं कर सकता, कोई मुझे हरा नहीं सकता, या मुझे मुझे कोई गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक मैं ना चाहूं। तो इसलिए मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं जो चाहे वो करूं, जैसे कहते हैं ना, मैं जो चाहूं वो करूं, मेरी मर्जी। तो वो वाला उस तरह की चीजें आ जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, गुस्सा आ गया, क्यों गुस्सा आ गया? मैं जब तक नहीं चाहूंगी मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ओके। ऐसे ही मैं चिंता नहीं करूंगी, जब तक मैं ना करना चाहूं मैं चिंता में क्यों करूं। इसी तरह से अभी आप सोचे, मैं सर्व शक्ति संपन्न हूं, सारी शक्तियां मेरे पास हैं, और इस ब्रह्मांड की मैं सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। जब आप इस तरह की फीलिंग करेंगे तो आप देखिए, आपके खुद और फैलती चली जाएगी, और आप क्या कहेंगे? आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ की क्रिएटर मैं ही हूँ, मैं ही रचनाकार हूँ अपनी। जैसा मैं चाहूं वैसे मैं बन जाऊं, और वैसे ही मैं समाज को बना लूं। ठीक है। तो इस तरह से करके हम बहुत सारी चीजों को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सभी चीजें आपके हाथ में है, सभी चीजों को अचीव करना वो आपके हाथ में है। क्योंकि परम स्वास्थ्य होना वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो भी आपके हाथ में है। और परम समृद्धि को पाना, ठीक है, अबंडेंस में रहना, हर चीज अबंडेंस में है। रुपया, पैसा, धन संपत्ति, रिलेशन, स्वास्थ्य, सब कुछ। तो वो क्या है? मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और क्या है? परमानंद, ब्रह्मानंद में रहना, ये भी मेरा परम सिद्ध अधिकार है। तो सभी कुछ मेरे हाथों में है। तो इस तरह से ये जो सेशंस हो रहे हैं, इनके माध्यम से मैं आपको बस यही संदेश देने आई हूँ। इन इससे मैं इसीलिए जुड़ी हूँ कि मैं आपको अच्छी चीजों के बारे में बता सकूं, कि आप अपने थॉट पावर को, जो नेगेटिविटी आपके आसपास है उसको चेंज करके आप कैसे अपनी ऑरा को बहुत पावरफुल बना सकते हो, खुद को पावरफुल बना सकते हो। और जो यकीन मानिए, जो हजारों लाखों लोगों में आप सबसे अलग नजर आ सकते हो। क्योंकि जो आपकी सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, आपका वाक क्षेत्र, वो सब चीजें आपकी अलग ही, उन चीजों में अलग ही एक अलग ही उनमें समृद्धि नजर आती है। एक सोचने समझने का नजरिया ही आपका बदल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम रेकी से जब हम रेकी को यूज करें तो हमारा जो लाइफ फोर्स है वो पूरी तरह से हील हो रहा है। अब उसमें आप ये देखिए, रेकी उसको हील नहीं कर रही है। कौन हील कर रहा है? हम खुद हील कर रहे हैं। कैसे हील कर रहे हैं? हम अपने थॉट पावर से। जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, हमने उसको चेंज किया, अपनी नकारात्मकता को अपने अपनी लाइफ से हटा दिया। अब आप ये सोचिए, अगर पॉजिटिव चीजें हमारे आसपास, सभी चीजें पॉजिटिव हैं, ठीक है, पॉजिटिव इन द सेंस, जैसे आप सोचिए कि अगर मेरे पास मोबाइल है, मैं अपने मोबाइल से बहुत अच्छे से पेश आती हूँ, बहुत प्यार से उसको रखती हूँ, प्यार से बातें करती हूँ। मेरे पास पेन है, मैं पेन से बातें करती हूँ अपने। कैसे बात करती हूँ पेन से? कि अगर मान लो मुझे एक इंटरव्यू में जाना है, या मेरा कोई एग्जाम है, तो मैं अपने मोबाइल में अपने पेन को बताती हूँ उसके बारे में, और उनसे कहती हूँ मुझे गाइडेंस देते रहना, मुझे कैसे करना है। इस तरह से ऐसे घर में अगर आपके अटेंडेंस है, आप उनसे बात कीजिए, पानी से बात कीजिए आप। और घर में आपके सोफा सेट है, पलंग है, पंखा है, लाइट है, आप हर किसी से बातें कीजिए। जो फोटोज हैं, तस्वीरें हैं भगवान जी की, आप उनसे बात कीजिए। तो देखिए, हर चीज बोलती है, हर चीज बातें करती हैं। अपने प्लांट से बातें कीजिए आप। अगर आपके घर में पेट है, पेट एनिमल है, तो आप उससे बातें कीजिए। तो देखिए, सब आपके रंग में रंगे हुए हैं, और सभी चीजें आपसे बातें करती हैं। और जो धरती माँ है ये आपकी, जो घर में जो भी चीजें हैं, जो जिस धरती पर हम खड़े हैं, जहां हम बैठे हैं, वो धरती माँ भी कितनी खुश होती है। क्योंकि जो हमारी एनर्जीज है ना, वो एनर्जीज धरती माँ को मिलती हैं। जैसे अगर हम खुश हैं तो धरती माँ भी खुश है। अगर हमारी आंखों में आंसू हैं तो धरती माँ की आंखों में भी आंसू हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनसे रिलेटेड हैं। हमारा जो भी चीजें, हमारा जो तन मन है, क्योंकि कहते हैं मिट्टी मिट्टी में ही मिलना है। तो मिट्टी से ही हम बने हैं और मिट्टी में ही मिलना है। तो क्योंकि पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, ठीक है, जैसे 70% पानी है हमारे शरीर में, और धरती पर भी 70% ही पानी है। तो इस तरह से करके हमारे जो थॉट्स पावर है, वो सभी चीजें
धरती माँ से रिलेटेड है। जैसे हमारा प्रोसेस होगा, सोचने समझने का नजरिया होगा, देखने का नजरिया होगा हमारा, सेम वैसे ही धरती माँ को भी पोषण मिलेगा। तो इसीलिए खुद को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आपको खुद को बदलने की जरूरत है, किसी और को नहीं। तो अब इसी तरह से जैसे भी हम लोगों ने बात की रेकी के बारे में। ठीक है, थॉट मतलब अपने हमें थॉट पावर्स को अपने बदलना है ना। हमें नेगेटिविटी में नहीं रहना। जैसे कि अगर मान लो सभी चीजें पॉजिटिव हैं, अगर वहां पर एक भी चीज नेगेटिव आ जाएगी तो वो रह ही नहीं पाएगी, वो खुद भी खुद निकल कर वहां से भाग जाएगी। तो इसीलिए हमें अपने थॉट पावर्स पे हमें काम करना है। और क्या करना है हमें? और जैसे भी जैसे हमारे जो हमारे थॉट पावर्स हैं, जो बीमारी आती है वो कैसे आती है हमारे शरीर में? हमारा शरीर तो सिर्फ सिर्फ एक आईना है हमारे थॉट प्रोसेस का। शरीर में जो भी बीमारियां आती हैं वो हमारे सोचने से ही आती हैं। जैसे सपोज आपके अंदर बहुत डर की एनर्जीज है, आप कहीं गए और आपको वहां पे बहुत डर महसूस हो रहा है किसी भी वजह से, बहुत डर, बार बार डर लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, तो क्या होगा? आपका बीपी बढ़ जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा? बीपी के शिकार हो जाएंगे। ऐसे सपोज अगर आप कहीं किसी मेले में गए और वहां पर आप झूला झूल रहे हो, रोलर कोस्टर पर हो आप या किसी और में हो, तो कहते हैं ना कि वो बटरफ्लाई बटरफ्लाई महसूस होती है, या गुदगुदी कहते हैं, बहुत सी गुदगुदी लग रही है। तो उसमें क्या हो रहा है? हमारी जो किडनीज है, जो किडनी है उनको डर लग रहा है, वो किडनी जो है ना, वो किडनीज में ये फर्क पड़ रहा है इसका। तो जो चीजें हम अंदर महसूस करते हैं वो सब हमारा जो बॉडी है वो हमारा आईना है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपने डर को निकालना है मन से। हमें डरना नहीं है किसी भी चीज से। सभी नई नई चीजों को हमें एक्सपेरिमेंट करना है। हर चीज को हमें अपनाना है, हमें रिसेप्टिव मोड में रहना है। जो भी चीज मिली हमें एक्सेप्टेंस में रहना है। तो इसके सबसे ज्यादा हमें क्या, हमारा क्या मदद करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा हमारी मदद करता है। सबकॉन्शियस माइंड में सारी हमारी मेमोरीज हैं। जब से हमने जन्म लिया है ना, हमारे जितने भी जन्म हो चुके हैं वो सारी मेमोरीज, आपकी अभी की इस जन्म की मेमोरीज, कि आप इतने साल के थे, आपने उस टाइम क्या खाया था, आपने क्या पहना था, सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ। तो आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो और बस डूब जाओ, जो भी हो रहा है उसे होने दो, साक्षी भाव से देखते रहो और सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा। चलो अभी हमारा टाइम है मेडिटेशन का, थोड़ी देर हम लोग मेडिटेशन करते हैं। सब लोग बैठ जाइए ध्यान के पोस्चर में और हाथों में हाथ फंसा लेंगे। चश्मे पहने तो चश्मे उतार देंगे, आंखें बंद कर लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे और कोशिश करें कि पैरों के नीचे आप लोग कोई या तो स्लीपर्स पहन के रखें या कोई डोरमेट रख लें, कोई कुछ भी पैरों के नीचे रख लें। पैरों को धरती से टच ना करें। बहुत अच्छे, एक अच्छा हम ध्यान करने वाले हैं आज। इसमें हम लोग एक अपनी मनोकामना लेंगे, जो भी हमारी मनोकामना है उसको मन में सोचेंगे कि एक जो मेरी संकल्प है कि मुझे ये चीज करना है, मुझे ये चीज चाहिए। तो आप कोई भी चीज एक मन में सोच लीजिए, उसके उसको अपने मन में दोहराइए 3 बार। उसको अपने मन में सोचेंगे, जो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्या मेरे लिए सही है। ठीक है, तो अभी बैठ जाइए ध्यान में और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, क्योंकि श्वासें भी हमारी अगर अच्छे से हम लोग नहीं ले पा रहे हैं तो भी शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। हमारा जो सांस लेने का प्रोसेस है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमें ईश्वर ने सांसें दी हैं, उम्र नहीं दी। एक एक सांस हमें गिनती की मिली है। अगर हम गुस्सा में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तो वो सांसें हम क्या कैसे सांसें चलेंगी? जल्दी 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 सांसें ले रहे हैं, जल्दी जल्दी उसको निकाल रहे हैं, जल्दी ले रहे हैं, जल्दी निकाल रहे हैं। और उससे क्या होगा? हमारी उम्र कम हो जाएगी। अगर आपको लंबा जीवन चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए, आनंदमय जीवन चाहिए, तो अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी उतनी ही लंबी आपकी आयु होगी, उतना ही अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा। अब एक बारी सांस लेंगे और रुक जाएंगे।
सांसों को अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। ब्रीथिंग इन, होल्ड। होल्ड करते टाइम अपनी जो मनोकामना है उसको मन में सोचेंगे। ब्रीथिंग आउट, होल्ड। ब्रीथिंग इन, होल्ड। ब्रीथिंग आउट, होल्ड। अगेन, ब्रीथिंग इन, होल्ड। ब्रीथिंग आउट। बस अब नॉर्मल होके बैठेंगे आराम से। अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे। श्वासें कैसे आती हैं, कैसे जाती हैं। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे, एकदम शांत और शांत और शांत और शांत। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, किसी भी मंत्र का जाप भी नहीं। बस अपनी सांसों के साथ डूब जाइए। भूल जाइए खुद को, मैं कौन हूँ, कुछ देर के लिए। बिल्कुल आराम से बैठेंगे, शरीर में कोई कष्ट ना हो। आप चाहे तो पीछे पिलो भी लगा सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए। महसूस कीजिए कि एक सफेद रंग की रोशनी आपके सहस्त्रार चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और वो आपके रीढ़ की हड्डी से नीचे की तरफ जा रही है। महसूस कीजिए अपने बैकबोन को, उस एनर्जी फील्ड को जो धीरे धीरे आपके शरीर में धीरे धीरे अंदर समाता जा रहा है। उन इंद्रधनुषी अंगों को महसूस कीजिए जो आपके शरीर के अंदर है। सेंसेशन महसूस कीजिए अपने बैकबोन में। और अब अपनी मनोकामना को दोहराइए, जो भी आप चाहते हैं। कुछ भी हो सकती है वो, नए घर की, नई कार की, जॉब की, कुछ भी। फाइनेंस से रिलेटेड, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपके मन से रिलेटेड, कुछ भी, कोई भी मनोकामना। बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। परमिशन दीजिए खुद को, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। अपने जीवन की रचनाकार मैं ही हूँ। मैं काबिल हूँ किसी भी चीज को करने के लिए। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। मैं पावरफुल हूँ।
मेरे पास अपार धन संपदा है। मैं बहुत शांत हूँ। और अब अपनी ऑरा को बड़े होते हुए देखिए। आंखें बंद रखेंगे। जहां आप जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे से भी बड़ी, जिस शहर में हैं आप उस शहर से भी बड़ी, जिस देश में हैं आप उस देश से भी बड़ी, इस धरती से भी बड़ी। अपनी ऑरा को और चमकदार बड़ा होते हुए देखिए। इस ब्रह्मांड से भी बड़ी। चारों तरफ आप ही आप हैं। ये सारा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया है। उस ईश्वर को जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर ही है। उस ईश्वर का अंश है आप। और अब वापस आएंगे। अब महसूस कीजिए इस ब्रह्मांड से आप इस धरती पे आ रहे हैं। आपकी आरा इस धरती के बराबर हो रही है। इस धरती से इस संसार के बराबर। अब इस देश के बराबर। अब उस शहर के बराबर जहां आप रहते हैं। अब उस घर के बराबर जिसमें आप रहते हैं। और अब उस कमरे के बराबर जिसमें आप बैठे हैं। वापस जहां बैठे हैं आपकी आरा उतनी ही हो गई। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। और अब अपनी मनोकामना को पूरा होते हुए देखिए। महसूस कीजिए कि वो पूरी हो चुकी है। एक अच्छा बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे बच्चे, सब कुछ है हमारे पास। और अब हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। धरती माँ की सेवा के लिए हम तैयार हैं। जो कुछ मुझे मिला है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। एंड आई एम ओपन टू रिसीव। जो भी मिलने वाला है मैं उसको लेने के लिए पूरी तरह से तैयार। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ।
कोई भी आंखें ना खोले। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। धीरे धीरे वापस आएंगे। महसूस करेंगे खुद को जहां बैठे हैं उधर आसपास की ऊर्जा को। कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे आएंगे। धीरे हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। और अब धीरे से आंखें खोलेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। कहिए दोस्तों, कैसे हुआ आपका ध्यान? अच्छा लगा आपको? आप इस ध्यान को रोज करिए, 21 दिन। तो देखिए, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ ध्यान ही किया। ध्यान करने से मनोकामना थोड़ी पूरी होती है। लेकिन जैसे मैंने बात की थी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल। जो आप उसको मैसेज दोगे ना, वो कहे कैसे भी पूरा करे, पूरा हो जाएगा। क्योंकि वो सुपर पावर है, उसमें पूरा अनंत शक्ति का भंडार है वो। अब जैसे कि आप सपोज आप रात को सोए, ठीक है, बहुत थके हुए हैं आप। सुबह जब उठते हैं तब बहुत रिफ्रेश होते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात काम करता है। जैसे हम सो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। इसी तरह अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आपको चाहिए, आप उसको मैसेज देंगे, वो लाकर देगा। हम इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी गूगल में भी है, ये न्यूज़पेपर से भी अभी कुछ टाइम पहले बहुत आ रहा था कि यूएस में एक प्रिजन था, ठीक है। तो उसको सजा मिली डेथ की। तो उसका फांसी पर लटकाया जाएगा। तो क्या हुआ, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा चलो जब एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर वो मान जाता है तो उन्होंने उससे बोला कि देखो, तुम्हें तो मरना ही है, तुम्हें तो सजा मिल ही गई है फांसी पे लटकाने की। अब आप जब तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा तो 15 मिनट तक तुम तड़पते रहोगे। उसके बाद तुम्हारी डेथ होगी। तो क्यों ना हम तुम्हें कोबरा से कटवाएंगे, और वो कोबरा से काटने पे तुम्हारी डेथ 1 सेकंड में हो जाएगी, तुम्हें इतना सा भी दर्द नहीं होगा। तो उसने कहा ठीक है, मुझे मरना तो है ही, चाहे मैं फांसी से लटक के मरूं या कोबरा से काटने से मरूं, मरना तो मुझे है ही। तो चलो क्यों ना, कोबरा अगर काटेगा तो ठीक है, मुझे दर्द भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा अगर मैं 1 सेकंड में मर जाऊंगा। तो उसने हाँ कर दी। फिर जब दिन आया जिस दिन उसको फांसी दी जानी थी, तो साइंटिस्ट आए। उन्होंने कहा भाई तुम तैयार हो? उसने कहा मैं तैयार हूँ। एक सपेरे को बुलाया गया। सपेरा आया, और सपेरे के पास एक कोबरा, बहुत बड़ा एक सांप था कोबरा, वो उसको दिखाया। और उसके बाद में उसके फेस के ऊपर ब्लैक काला कपड़ा डाल दिया गया फांसी देने के अकॉर्डिंग। तो जब उसके ऊपर डाल दिया गया तो उन्होंने वो सपेरे को हटा दिया, और एक डॉक्टर ने आकर एक सिर्फ पानी का इंजेक्शन उसको दे दिया। और इंजेक्शन लगते ही कुछ ही सेकंड में उसकी डेथ हो गई। जब बाद में पोस्टमार्टम हुआ तो ये देखने के लिए सब हैरान थे कि डेथ कैसे हुई, क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं दिया गया था, ना उसको फांसी पर लटकाया था, ना कोबरे ने काटा था। फिर उसकी डेथ कैसे हुई? तो जब उसमें जो रिपोर्ट निकल कर आई, उसमें ये आया कि उसकी पूरी बॉडी में कोबरा का जहर था। अभी कैसे हुआ?
कोबरा ने तो उसको काटा नहीं। मतलब ये खबर न्यूज़पेपर में भी थी, गूगल पे भी है। मैं नहीं जानती कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन ये खबर है। तो उसमें जब रिपोर्ट आया तो उसमें पूरे बॉडी में उसके जहर था। अब जो जहर उसकी बॉडी में कैसे आया? क्योंकि उसने सोचा, उसकी थॉट पावर ने सोचा। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को तो पता ही नहीं सही और गलत का। जैसे उसने मैसेज दिया कि मुझे कोबरा काट रहा है और मुझे मरना है, वैसे उसके जो सबकॉन्शियस माइंड था उसने वो जहर बना दिया उसके शरीर में। तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए हम अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा 90% ज्यादा पावरफुल है देन कॉन्शियस माइंड से। तो हम क्या करते हैं, उसको 1 या 2% यूज करते हैं। अगर हम उसको अच्छे से यूज करेंगे तो सोचिए आपके अंदर कितनी पावर है। सब कुछ आपके हाथ में है, आप जो मैसेज दोगे वो हो जाएगा। इसको ऐसे एग्जांपल से लेते हैं, जैसे सपोज आपको एक प्लम्बर की जरूरत है। तो क्या होगा, जब आप रेकी हीलिंग सीख रहे हो, आप एनर्जी अच्छी एनर्जीज का यूज कर रहे हो, आप थॉट पावर्स आपके अच्छे हैं, आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। तो क्या होगा, जैसा प्लम्बर आपको चाहिए, कम पैसों का ज्यादा पैसों का, उस अकॉर्डिंग वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आपको धन की जरूरत है, धन से रिलेटेड आपको ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपको मदद करेंगे उस काम को करने के लिए। आप एक अच्छी जॉब चाहिए, तो जॉब से रिलेटेड आपको मैसेज मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हमारे जो आसपास का जो ऑरा है वो ऐसे लोगों को ही खींच कर लेकर आएगा जिसकी हमें जरूरत है। ऐसे लोग ही हमारी ऑरा में आएंगे जो हमसे मैच करते हैं। तो इस तरह से हमें अपने आप पर वर्क करना है, अपने थॉट पावर्स पर हमें काम करना है, हमेशा पॉजिटिव में रहना है, नकारात्मकता में हमें नहीं रहना। हमें हमेशा पॉजिटिव में रहना है, सकारात्मक सोच के साथ रहना है कि हमेशा जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो इस तरह से हमें सकारात्मक सोच के साथ रहना है, अच्छे विचारों के साथ रहना है और अच्छी अच्छी चीजों को क्रिएट करना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे 7 चक्रास के बारे में, कि हमारे जो शरीर में जो 7 चक्रास हैं ये कहाँ पर हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। तो धन्यवाद करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र का, क्रिस्टल हीलिंग टीम का, जिन्होंने मदद की हमारे सेशंस को हमें रिकॉर्ड कराने के लिए, हमें इस मंच पर लाने के लिए और हमें अपनी बातों को साझा करने के लिए। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का भी, सबने आप सबने मुझे इतने प्यार से आराम से सुना। सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।